Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram. We learn English with easy lessons. This is the spoken English lesson where I'm regularly teaching you guys advanced phrases and expressions that native speakers use a lot while speaking English. So these are the requested ones. If you have any particular request in your mind that you want me to explain any phrase, any expression, or any idiom, write in the comment sections and I will include those phrases, those idioms, those expressions in the next lesson. I will explain them. Okay, so let's begin. The first one is by and large. By and large का मतलब होता है on the whole, everything considered. देखें, by and large हम ये जो phrase है इसको यूज करते हैं जब हमने ये कहना होता है कि सारे जो एस्पेक्ट्स है किसी भी सिचुएशन के उसके जितने भी एस्पेक्ट्स हैं जितने भी पहलू हैं उन सबको मद्देनजर रख के जो कंक्लूजन निकलता है वो ये है। ठीक है, जब आपने कोई ऐसी बात कहनी हो ओवरऑल या ऑन द होल, ठीक है, जब आपने सारी बातों को कंसीडर कर लिया, उसको उसको मद्देनजर रख लिया है, उसको उस पे सोच विचार कर ली है, करने के बाद आपके जहन में जो फाइनल पॉइंट आता है ना, उस फाइनल पॉइंट को जब बोलते हैं आप तो तब बाय एंड लार्ज बोलकर फिर वो बात बोली जाती है। जैसे मैंने दो सेंटेंसेस बनाए कि बाय एंड लार्ज इलेक्शंस आर इनएविटेबल। ठीक है, इनएविटेबल कोई भी ऐसी चीज होती है जिसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, जो होकर रहेगी। ठीक है, आप जितना भी उसको रोक लें आप रोक नहीं सकते हैं। ठीक है, तो बाय एंड लार्ज अगर इस वक्त आप पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इसको अगर आप एनालाइज करें, मतलब जितने भी पहलू हैं उन सबको आप अगर बहुत ध्यान से गौर से उन पे अगर आप सोच विचार करें तो बाय एंड लार्ज आपको नजर आएगा कि इलेक्शंस आर इनएविटेबल, कि इलेक्शंस होकर रहेंगे, इनको अब रोका नहीं जा सकता है। ठीक है जी। इसी तरह से जैसे सेकंड एग्जांपल है, वी हैड सम इश्यूज बट बाय एंड लार्ज एवरीथिंग वेंट वेल। ठीक है, आपने कोई आप कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, अब जब इस तरह की सिचुएशंस होती हैं जैसे कोई वेडिंग हो सकती है, किसी भी किस्म का कोई इवेंट हो सकता है, कोई एजुकेशनल इवेंट हो सकता है, कोई सेमिनार हो सकता है। अब देखिए उसको जब आप किसी भी इवेंट को या किसी शादी को ऑर्गेनाइज कर रहे हो तो कोई ना कोई प्रॉब्लम्स इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है, तो तब आप कह सकते हैं कि वी हैड सम इश्यूज, कुछ मसले मसाइल हुए थे, बट बाय एंड लार्ज एवरीथिंग वेंट वेल, कि लेकिन ओवरऑल जो है ना सब कुछ अच्छा हो गया। ठीक है, जैसे शादी वगैरह ब्याह की जब तैयारी की जाती है तो कुछ ना कुछ चीजें हो जाती हैं ऐसी के जो के इश्यूज हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज मतलब कि ओवरऑल जो है ना वो अच्छी हो गई शादी, इवेंट अच्छे से हो गया, सारे काम अच्छे से हो गए। ठीक है, तो बाय एंड लार्ज हम तब यूज करते हैं जब हम ओवरऑल करके जो बात कहना चाह रहे होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास जो फ्रेज है वो है क्लियर द एयर। क्लियर द एयर जो है ना ये हम यूज करते हैं टू डिफ्यूज टेंशन बिटवीन टू पीपल। दो लोग हैं, उनके दरमियान में किसी किस्म की कोई इल फीलिंग चल रही है, कोई टेंशन चल रही है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, उन दो लोगों के दरमियान में उस मिसअंडरस्टैंडिंग को जब दूर करने की कोशिश की जाए, उस इल फीलिंग को दूर करने की कोशिश की जाए, जो भी उनके दरमियान में तलखी चल रही है, नाराजगी चल रही है, तो यू आर ट्राइंग टू क्लियर द एयर। ठीक है, ये ज्यादातर होता है यूज जब वो दो लोगों में से कोई एक ट्राई करता है कि अच्छा यार लेट्स क्लियर द एयर, मतलब कि आओ जो ना चीज़ों को ठीक करते हैं, जो भी ये टेंशन हमारे दरमियान में है, ये जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो उस वक्त ये यूज़ किया जाता है। जैसे कि मैंने इसका सेंटेंस बनाया कि ही सेंट मी अ बुके टू क्लियर द एयर। देखिए ना, जैसे दो दोस्तों के दरमियान में अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ठीक है, तो एक दोस्त जो है वो फिर फूलों का एक गुलदस्ता भिजवा देता है टू क्लियर द एयर, के उस चीज को थोड़ा डिफ्यूज किया जाए। ठीक है, उसको खत्म किया जाए जो भी टेंशन बिटवीन है। ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। ये आपने बहुत सुना होगा, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। जितने भी नेटिव स्पीकर्स तो ऑब्वियसली करते ही करते हैं, जो अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, जो हमारे जैसे नॉन नेटिव्स हैं, वो भी ये बहुत फ्रेज यूज की जाती है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का मतलब ये होता है फर्स्ट ऑफ ऑल, मोर देन एनीथिंग। देखिए किसी भी बात में अगर आपने, हम जब उर्दू में बोलते हैं ना इस तरह के, पहली बात तो ये जो हम इस तरह के सेंटेंसेस जब हम बोलते हैं ना, पहली बात तो ये, तो तब हम कहते हैं फर्स्ट एंड फोरमोस्ट। उसको इंग्लिश में कहा जाता है फर्स्ट एंड फोरमोस्ट। जैसे कि पहली बात तो ये कि वो नहीं मानेगा, और लेकिन अगर वो मान भी गया तो ठीक है, फर्स्ट एंड फोरमोस्ट ही विल नॉट अग्री। ठीक है, पहली बात तो ये कि वो तो नहीं मानेगा, फर्स्ट एंड फोरमोस्ट ही विल नॉट अग्री, और अगर वो मान भी गया
एंड इन केस ही एग्रीज, ठीक है, ये इस अंदाज में ये जुमले बोले जाते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का मतलब ये होता है कि जब आप सबसे इंपॉर्टेंट वाली बात जो सिचुएशन में होती है ना, जो सबसे अहम होती है, जो सबसे पहले करने वाली होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल, या बाकी सबसे जो सबसे ज्यादा अहम बात है, उससे उसको बयान करने से पहले आप ये फ्रेज बोलते हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ही विल नॉट एग्री। पहली बात तो ये कि वो तो मानेगा ही नहीं, आप लोग जितनी ट्राई कर लें, ठीक है। ये इस तरह के सेंटेंसेस में बोला जाता है। जैसे मैंने इसका सेंटेंस बनाया, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आई एम अ मदर, मतलब सबसे पहले या पहली बात तो ये कि मैं एक माँ हूँ, ठीक है। मतलब कोई सिचुएशन चलती है ना, अक्सर जो हमारी मदर्स हैं वो ये बात बोलती हैं कि भाई सबसे पहले मैं एक माँ हूँ, या पहली बात तो ये कि मैं एक माँ हूँ, मैं ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती, ठीक है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का जो ना हम इस तरह से बोलते हैं, पहली बात तो ये, या सबसे पहले तो ये, ठीक है। सबसे पहले या पहली बात के जो हमारे कॉन्टेक्स्ट होते हैं उसमें हम बोलते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है कीप अ लो प्रोफाइल। कीप अ लो प्रोफाइल जो है ना, इसको कहा जाता है टू अवॉइड टू ड्रॉ अटेंशन टू वन सेल्फ। ये कीप अ लो प्रोफाइल जो है, ये अक्सर जो है ना वो लोग यूज़ करते हैं जो कि एक पब्लिक आई में होते हैं, जो थोड़े मशहूर मशहूर होते हैं लोग, और अगर वो उनकी पर्सनल लाइफ किसी किस्म की कोई डिफ़िकल्टी चल रही हो ना, और जब वो चाहते हैं कि अगर हम इस वक्त लोगों की नज़रों में ज़्यादा रहे तो हमारे मसाइल में इजाफा हो सकता है, तो वो अपने आप को लो प्रोफाइल कर लेते हैं। लो प्रोफाइल का मतलब ये होता है कि अपनी जो इंटरेक्शन होती है, लोगों के सामने जो आना जाना होता है, लोगों के साथ जो उनका कनेक्शन होता है, वो उसको महदूद कर देते हैं। उसको जो है ना थोड़ा कम कर देते हैं, मतलब लोगों से बातचीत कम कर देते हैं, कम, बहुत करीबी चंद लोगों से उनका जो मिलना मिलाना होता है ना, वहां तक वो महदूद कर देते हैं। लोगों की जो एक पब्लिक आई होती है ना, जो लोगों की अटेंशन होती है, खुद को उस अटेंशन से दूर कर लेते हैं। तो दे आर कीपिंग देमसेल्फ अ लो प्रोफाइल, ठीक है, वो अपने आप को थोड़ा लो प्रोफाइल कर देते हैं। ये थोड़ा सा ना उस तरह से भी हो जाता है, जो थोड़े से क्रिमिनल टाइप के लोग होते हैं वो भी ऐसा करते हैं। वैसे नॉर्मली जो होता है वो, मतलब सेलिब्रिटीज वगैरह हो गए, किसी किस्म के, वो चाहते हैं कि हम किसी ट्रबल में ना फंसे, तो वो लोगों से खुद को लोगों की नजरों से खुद को छुपा लेते हैं, तो उसको उसके लिए ये फ्रेज यूज होती है, कीपिंग अ लो प्रोफाइल। जैसे कि आफ्टर गोइंग थ्रू अ कोर्ट ट्रायल ही इज कीपिंग अ लो प्रोफाइल, मतलब कि किसी पे खुदा ना खासा कोई कोर्ट का ट्रायल हुआ किसी भी वजह से, तो उसके बाद जो है ना वो अपने आप को लो प्रोफाइल उसने कर लिया है। मतलब कि उसने अपना मिलना मिलाना जो है ना वो बहुत महदूद कर दिया है, वो पब्लिक अपीयरेंसेस बहुत कम दे रहा है, मतलब दे ही नहीं रहा है, खत्म कर दिया है। और बहुत करीबी जो लोग हैं सिर्फ उनके साथ उसकी जो एक सोशल लाइफ है ना, सिर्फ मतलब कि सोशल लाइफ को उसने बहुत ज्यादा महदूद कर दिया, ताकि लोगों की नजर उस पे ना पड़े कि वो क्या कर रहा है, किधर आ रहा है, किधर जा रहा है, किससे मिल रहा है, ठीक है। वो सारा जो है चीजों को महदूद कर दिया है उसने। नेक्स्ट हमारे पास है वो है कीप अंडर रैप्स। कीप अंडर रैप्स जो है ना, ये इडियम है और ये हम यूज करते हैं नोन टू फ्यू पीपल सीक्रेट। किसी बात को अंडर रैप करने का मतलब ये होता है कि आपने उस बात को खुफिया रख लिया है, उसको सीक्रेट कर लिया है। या अगर उस बात के बारे में कोई जानता भी है तो वो जस्ट फ्यू पीपल हैं, बहुत दो चार गिने चुने जो ना चंद लोग हैं, ठीक है। जैसे मैंने इसका जो सेंटेंस बनाया, ही कीप्स हिज पर्सनल लाइफ अंडर रैप्स, मतलब कि ये सेलिब्रिटीज आप देखिएगा, कभी इनके इंटरव्यू सुनिएगा तो वो अक्सर बोलते हैं कि मुझे अपनी जो पर्सनल लाइफ है लोगों के साथ बताना अच्छा नहीं लगता। आई कीप माई पर्सनल लाइफ अंडर रैप्स मीन्स कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ को थोड़ा सीक्रेट रखता हूँ, उसको मीडिया में लाना, लोगों के सामने बताना, लोग जाने, मुझे नहीं पसंद है, ठीक है। तो जब आप अपनी ज़ाती ज़िंदगी को अंडर रैप्स रख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ को सीक्रेट रख रहे हैं, आप लोगों के साथ उसकी इंफॉर्मेशन शेयर करना आपको पसंद नहीं है। किसी भी वैसे अंडर रैप्स, किसी भी चीज़ को अंडर रैप रखने का मतलब ये होता है यू आर कीपिंग इट अ सीक्रेट, ठीक है। जैसे कि आप कोई नया काम करना चाह रहे हैं, कोई बिजनेस है या कोई गोल है या किसी नए प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं। अब आप चाहते हैं कि लोगों को ना पता लगे जब तक मैं उस प्रोजेक्ट में किसी एक खास लेवल की सक्सेस जो है ना वो अचीव ना कर लूँ, ठीक है। तो यू आर कीपिंग योर गोल्स या अपना जो प्रोजेक्ट है या जो भी आपकी एस्पिरेशंस हैं, यू आर कीपिंग देम अंडर रैप, मतलब आप उनको लोगों से छुपा के रख रहे हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट है जी सेव द ट्रबल। सेव द ट्रबल जो है, अच्छा ये जो जिन्होंने मेरे से ये रिक्वेस्ट की है ना, क्योंकि डिफरेंट लोगों ने रिक्वेस्ट की है तो मुझे नाम नहीं याद, इसलिए दैट्स व्हाई आई एम नॉट मेंशनिंग द नेम्स, ओके। अच्छा जी, सेव द ट्रबल जो है ये हम यूज करते हैं टू डू समथिंग सो दैट समवन एल्स डजंट हैव टू डू इट।
अच्छा जी, आपने कोई काम किया किसी दूसरे इंसान के लिए और उसको किसी किस्म की ट्रबल से बचा लिया कि उसको ना ये करना पड़े, ठीक है। आपने एक फेवर की तो तब आप बोलते हैं आई डिड इट टू सेव द ट्रबल, ठीक है, मैंने ये किया ताकि तुम्हें मसला ना हो, ठीक है। मसले से बचने के लिए आपने किसी किस्म का कोई ट्रबल हो सकती थी या किसी और इंसान को वो करना पड़ सकता था, तो आपने कर दिया। तो वहां पर ये जो है ना फ्रेज अक्सर लोग बोलते हैं, जैसे कि मैंने दो सेंटेंसेस बनाए हैं। आई क्लीन द किचन टू सेव द ट्रबल। ठीक है ना, होता है ना बहनों में से या मियाँ बीवी भी कह सकते हैं, जैसे किसी दिन किसी हस्बैंड ने जो है वो किचन साफ कर दिया तो अपनी वाइफ को कह सकता है आई क्लीन द किचन टू सेव द ट्रबल। मतलब कि मैंने किचन साफ कर दिया है ताकि तुम्हें ना करना पड़े, ठीक है। टू सेव द ट्रबल हम तब यूज करते हैं जब हमने किसी दूसरे इंसान को ये कहना होता है कि ताकि तुम्हें ना करना पड़ता या तुम्हें ये ट्रबल ना उठानी पड़ती, ठीक है। तो मैंने तुम्हारे लिए ये मैंने कर दिया है, ठीक है। जैसे कि आई रोट द ईमेल टू सेव द ट्रबल, आप अपने कुलीग को या अपने बॉस को या बॉस अपने सुबॉर्डिनेट को कह सकता है, ठीक है। कि जाहिर बात है जो कोई पर्टिकुलर ईमेल थी वो तो सुबॉर्डिनेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको लिखना उसको सेंड करना, लेकिन बॉस ने अगर वो कर दिया है, ठीक है, तो बॉस अपने सबॉर्डिनेट को कहते हैं कि मैंने लिख दी ईमेल, आई रोट द ईमेल या आई सेंड द ईमेल टू सेव द ट्रबल, ताकि तुम्हें ना करना पड़े तो तुम जो है ना कोई दूसरे काम पे उतना टाइम जो है वो लगा दो, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी कंट्री टू पॉपुलर बिलीफ। ये हम तब बोलते हैं जब हमने ये कहना हुआ होता है, जैसे इसका मीनिंग जो है कि ऑपोजिट टू व्हाट मोस्ट पीपल थिंक। जैसे कि कोई ऐसी बात जो जो ज्यादातर लोग जो सोचते हैं, आप उसके बरक्स कोई बात कहने लगे हैं, तो तब आप कहते हैं कंट्री टू मोस्ट पीपल मोस्ट सॉरी मोस्ट क्या पॉपुलर बिलीफ, ठीक है। कंट्री टू पॉपुलर बिलीफ आप तब बोलते हैं जब आपने ये कहना होता है कि जो ज्यादातर लोग सोचते हैं ना उसके ऑपोजिट जो बात आप कहना चाहिए। जैसे कि मैंने इसमें लिखा है कि कंट्री टू पॉपुलर बिलीफ डेयरी प्रोडक्ट्स आर नॉट हेल्थी। देखिए, ज्यादातर लोग जो है हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स है, जैसे दूध है, दही है, पनीर है, ठीक है, ये जो है ये हेल्दी होते हैं हमारी बोन्स के लिए, हमारी मतलब सेहत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें, ठीक है। लेकिन देर आर स्टडीज और कुछ लोग जो जो वीगन जो डाइट है उसको फॉलो करते हैं, तो आप देखिए कि वो कहते हैं कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं ये नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। तो कॉन्ट्री टू पॉपुलर बिलीफ ये लोग ये बात करते हैं, ठीक है, कि भाई पॉपुलर बिलीफ तो यही है, ज्यादातर लोग यही मतलब कि मानते आए हैं, हम सालों से मान रहे हैं लोग कि भाई ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, दूध बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वो लोग जो जो आजकल आप देखिए कि बड़ी वीगन जो वो है डाइट वो बहुत पॉपुलर हो रही है, तो वो लोग कहते हैं कि नहीं है, तो ठीक है। तो वो जो बात कह रहे हैं वो कंट्री टू पॉपुलर बिलीफ कह रहे हैं, ठीक है। जो ज्यादातर लोग जो बात जिस पे बिलीव करते हो, अगर आप इसके ऑपोजिट कोई बात कहें तो तब ये फ्रेज जो है ना वो बोली जाती है। नेक्स्ट फ्रेज है जी हमारे पास टेकन अ बैक। टेकन अ बैक भी बहुत यूज होती है और इसका मतलब होता है सरप्राइज्ड इन नेगेटिव वे, ठीक है। आप अगर किसी बात पे शौक हो जाए, आपको एक सरप्राइज हो जाए कि है क्या ये ऐसे था, तो यू आर टेकन अ बैक, ठीक है। कि इस तरह से एकदम से कोई किसी ने कोई ऐसी बात कही कि जिसपे आप एकदम से सरप्राइज हो जाए, क्या, या इस तरह करके जैसे होता है ना आप, तो यू आर टेकन अबैक, ठीक है। जैसे कि आई वॉज टेकन अबैक व्हेन पीपल प्रेज दैट गून, ठीक है। उस गुंडे को जब लोगों ने उसकी तारीफ की, कोई इंसान है जो आपको लगता है कि ये तो गुंडा मवाली है, ये तो मतलब कि बहुत ही नेगेटिव किस्म का इंसान है, अब लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो आप तो मतलब एकदम से सरप्राइज हो जाएंगे कि क्या लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, ठीक है। तो यू आर टेकन अबैक, आई वाज टेकन अबैक व्हेन पीपल प्रेज दैट गून, कि जब लोग जो है वो उस गुंडे की तारीफ कर रहे थे, तो आई वाज टेकन अबैक। नेक्स्ट है जी हमारे पास वो है जी कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे हम यूज करते हैं जब हमने कहना होता है टू डिसाइड स्टॉप डूइंग समथिंग। कोई काम आप कर रहे हैं और उसके बाद आप कहते हैं कि सॉरी जी अब नहीं मैंने करना, तो यू आर कॉलिंग इट अ डे, ठीक है। आप खत्म कर रहे हैं उस बात को। जैसे कि म्यूजिक इज नॉट माई कप ऑफ टी एंड आई एम कॉलिंग इट अ डे, कि जैसे कि जो म्यूजिक है ना माई कप ऑफ टी नहीं है, मीन्स कि इट्स नॉट समथिंग दैट आई एम गुड एट और इट्स नॉट समथिंग दैट आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन, ठीक है। वैसे बहुत से लोग म्यूजिक में इंटरेस्ट होते हैं, पर हो सकता है कोई ऐसा इंसान भी हो जिसको नहीं इंटरेस्ट है, तो वो कह सकता है कि म्यूजिक इज नॉट माई कप ऑफ टी एंड आई एम कॉलिंग इट अ डे, मैं अब इसको ख़त्म कर रहा हूँ। जैसे कोई
म्यूजिक क्लास में जा रहा है, कोई म्यूजिक लर्न कर रहा है किसी भी किस्म का, और उसके बाद उसको आफ्टर फ्यू डेज और वीक्स उसको ये चीज़ का एहसास हो जाता है कि म्यूजिक मैं नहीं सीख सकता, मतलब मेरा मजाज ही नहीं है, मैं इसमें आगे एक्सेल नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, मुझे ये मुश्किल लग रहा है, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो वो कह सकता है म्यूजिक इज नॉट माय कप ऑफ टी, कि मैं म्यूजिक नहीं कर सकता हूँ, मैं म्यूजिक नहीं सीख सकता हूँ, मैं सिंगर या म्यूजिशियन नहीं बन सकता हूँ। एंड आई एम कॉलिंग इट अ डे, मतलब मैं अब इसको इस इन क्लासेस को या इस एक्टिविटी को जो है ना यहाँ पर ख़त्म कर रहा हूँ, मैं नहीं करूँगा, ठीक है जी। तो तब आप कहते हैं हम कॉलिंग इट अ डे। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी रिंग अ बेल, सॉरी ये रिग अ बेल नहीं है, RING है। रिंग अ बेल, रिंग अ बेल कहते हैं साउंड्स फेमिलियर, जब कोई बात आपको सुनी सुनाई लगे ना, तो कोई आपके सामने ऐसी बात कहे तो आपको लगे ना यार मैंने भी सुना है ये कहीं पे, तो तब आप कहेंगे रिंग्स अ बेल, याद आया मैंने भी कहीं सुना है, फेमिलियर लग रही है ये बात। या कोई कुछ देखा हुआ आपको लग रहा है, आपको लग रहा है कि आपने पहले कहीं देखा है इसको, कोई भी चीज जो है किसी भी सेंस में आपको लगे कि ये फेमिलियर है, या मैंने पहले सुनी है, या मैंने देखी है, या मेरी नजरों से गुजरी है ये बात, या ये चीज, या ये इंसान, या ये राइटिंग, कुछ भी चीज, या ये किताब, या ये सेइंग, कुछ भी चीज, ठीक है, हाँ गुजरी है, सुनी है, फेमिलियर लग रही है, लेकिन कंप्लीटली याद नहीं है कि कहाँ सुना था, कहाँ देखा था, कहाँ पढ़ा था, ठीक है, तो तब आप ये बोलते हैं रिंग्स अ बेल या रिंग अ बेल, ठीक है, जैसे कि मैंने इसका सेंटेंस बनाया कि हर फेस रिंग्स अ बेल बट आई डोंट रिमेम्बर वेयर आई सॉ हर, ठीक है, कि मुझे मतलब हर फेस रिंग्स अ बेल, मतलब कि उसका चेहरा जो है ना वो फेमिलियर लग रहा है, वो लग रहा है कि कहीं मैंने देखा है इसको, ठीक है, मुझे जाना पहचाना लग रहा है उसका चेहरा, बट आई डोंट रिमेम्बर वेयर आई सॉ हर, लेकिन याद नहीं आ रहा कि मैंने इसको कहाँ देखा है। तो रिंग्स अ बेल आप तब यूज करते हैं जब किसी भी चीज के बारे में आपने कहना हो ना कि हाँ थोड़ा थोड़ा मुझे जाना पहचाना लग रहा है, ये लग रही है ये बात, या कहीं पढ़ा है इसको, या नजरों से गुजरा है ये, या समातों से गुजरा है मेरे, बट मुझे पूरी तरह से याद नहीं आ रहा, तो तब आप ये कहेंगे रिंग्स अ बेल, ठीक है जी। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पर खत्म होती है ये फ्रेजेस, एक्सप्रेशंस, इडियम्स जो भी हैं। आप मुझे लिख दें नीचे कमेंट्स में, अगर आपके जहन में कुछ और हैं तो फिर मैं उनको नेक्स्ट लेसन में जो इंक्लूड कर लूँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।